Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. And if you are liking this video, please like, share and subscribe to my channel. And let's get started. तो इस चैप्टर में हम इंडियंस इन द कैरेबियन यूनिट 7 MSOE 002 का यूनिट 7 हम स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें हम कैरेबियन के बारे में, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, तो हम उसी कैरेबियन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि इंडियंस जो हैं वो कैरेबियन में कैसे एंटर हुए और क्या उनके कॉमन फीचर्स रहे थे इमिग्रेशन के, एंड क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है, उन्होंने कैसे अपनी आइडेंटिटी को बिल्डअप किया और क्या कल्चरल स्ट्रेटजीज रही थी इंडियन डायस्पोरा के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो कैरेबियन कौन सी जगह है, पहले ये तो पता चले हमें, है ना। तो कैरेबियन क्या है, एक स्कोर ऑफ आइलैंड्स, मतलब एक ना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो एक मैक्सिको से लेके पनामा तक प्रेजेंट है, ठीक है। जो मैक्सिको से लेके पनामा तक जितने भी बीच में आइलैंड्स आएंगे तो उन सभी आइलैंड्स को मिलके हम क्या बोलते हैं, कैरेबियन, ओके। एंड इनके खुद की एक जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसमें आपको कोरल रीफ, जो अगर आप डाइविंग वगैरह करते होंगे तो वो भी आपको मतलब बहुत खूबसूरत जो है वो समुद्री आपको क्या बोलते हैं उसको, खजाना आपको दिखेगा, ठीक है। और इनके जो फर्टिलाइजेशन, इनकी मतलब सॉइल की फर्टिलाइजेशन बहुत हाई थी और कल्टीवेशन के लिए इनकी जो प्लेस थी वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच थी, ओके। एंड उसके बाद ये कहीं ना कहीं मतलब जब ये कॉलोनियलाइजेशन रूल जो जब ख़त्म हुआ तो ये भी एक तरह का एक इंडिपेंडेंट नेशन था समवेयर, और जिसकी हिस्ट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो यंग थी। तो अगर देखा जाए तो कैरेबियन जो थे, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि पना। अब जैसे अगर मैं बताऊं, जो जम्मू के बच्चे हैं, जम्मू में जो एक है पनामा चौक, ओके, तो यू कैन इमेजिन कि पनामा चौक का कहीं ना कहीं इस पनामा एरिया का कहीं ना कहीं उस पर इन्फ्लुएंस रहा है, ओके। एंड उसके बाद हाँ, सबसे पहले इसमें ये था कि कैरेबियन में सबसे पहले जो किसके अंडर कंट्रोल आया, वो आया था सबसे पहले स्पेन के अंदर, देन उसके बाद आया इंग्लिश के अंडर, फिर उसके बाद फ्रेंच कॉलोनीज़ बनी, फिर वहाँ पे डच कॉलोनीज़ बनी। तो बहुत सारी कॉलोनीज़ ने जो है इन पे रूल किया और सबसे ज़्यादा जो बुरा रूल था वो स्पेनिश वालों का था, मतलब उन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की इस एरिया की, ठीक है। एंड उसके बाद स्लेव लेबर बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लांटेशन होती थी तो यहाँ पे स्लेव लेबर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद तुम्हारी बुक में जो बात की गई है, 3 इम्पॉर्टेंट फेज़ रहे हैं कि क्या कैरेबियन जो रीजन था वो किन किन फेसेस से जो है वो गुजरा है। तो उनमें सबसे पहले जो है वो पोस्ट डिस्कवरी की बात की है। पोस्ट डिस्कवरी मतलब कि कैरेबियन जब फाउंड हुआ उसके बाद के क्या फेज़ रहा है, उसके बाद जब किसी के कंट्रोल से हम निकल के जाते हैं, ठीक है, जब कंट्रोल हटता है तो उसके बाद इसमें क्या किस चीज़ों से ये गुजरा है, एंड उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, जब वो रूल से आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब ये कॉलोनीज हटी तो उसके बाद जो है वो कैरेबिया का मतलब क्या उस पर इन्फ्लुएंस रहा, तो अभी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पोस्ट डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या था, उसका जो मेन इनहेबिटेंट्स जो थे वो मोस्टली देखो इंडियंस का वहाँ पे क्या था, क्योंकि डिफरेंट लोग जो थे ना, इंडियंस मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, डिफरेंट रेसेस के लोग, वो जहाँ वहाँ पे जाकर काम करना स्टार्ट हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा हाँ भी हम ये जात के हैं वो जात के, नहीं, वो किसी तरह, क्योंकि यूरोप थे, यूरोपियंस ब्रिटिशर्स ने उनको उठा के वहाँ पे लाया हुआ था, तो वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा थी और इनहेबिटेंट्स का मेन ही काम जो था वो था कि वहाँ पे खेती बाड़ी करना। एंड उसके बाद जो हुआ, उसके बाद आ जाता है मेन जो इनका काम है, वो आ जाता था पोस्ट इमेंसिपेशन का। पोस्ट डिस्कवरी में मेन रोल जो था वो प्लांटेशन का था, उन्होंने कैसे कैसे प्लांटेशन की, यूरोपियंस की बड़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन थी वहाँ पे, ठीक है, और जो पैसा जो भी आता था पोस्ट डिस्कवरी में वो सारा ही प्लांटेशन से ही आता था। एंड उसके बाद पोस्ट इमेंसिपेशन की बात की जाए, देखो इमेंसिपेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इमेंसिपेशन क्या हुआ, लाइक आप अगर किसी के कंट्रोल से निकलते हो,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमेंसिपेशन। तो हुआ क्या था कि उस टाइम पे अगर प्रीवियस तुम लेक्चर्स देखोगे तो उसमें ये तो हुआ था कि स्लेवरी को हटाने के लिए उन्होंने ये चीज़ बोला कि आप एबॉलिशन करो। ठीक है, आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उन्होंने स्लेवरी को हटा दिया था। ठीक है, जब एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुई, ठीक है, तो उसके बाद ना कमी आ गई। ठीक है, कमी आ गई मार्केट्स में। मार्केट्स को लेबर चाहिए थी, स्लेव्स चाहिए थे। स्लेव्स इसलिए चाहिए थे क्योंकि मतलब चीप रेट्स पे उनके काम हो जाते थे। ठीक है, जब स्लेवरी हट गई तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट्स में कमी आना शुरू हो गई। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। फ्रांस हो गया, ब्रिटिश हो गया, स्पेनिश हो गया, है ना। तो इन सब ने क्या किया, इन्होंने एक तरीका अपनाया। वो तरीका था एंडेंट्योर्ड लेबर का। एंडेंट्योर्ड लेबर कौन सी होती है? एंडेंट्योर्ड लेबर होती है जो बॉन्डेड होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि तुम लोग इतनी देर के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम हमारे लिए काम करोगे। तो इसमें एंडेंट्योर्ड लेबर का देखो, जब क्या हुआ कि जब स्लेवरी हटी तो हुआ क्या था कि जो पुराने लेबर्स थे ना, जो वहाँ पे काम करते थे, उनके हौसले जो थे वो बुलंद हो गए और वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन से नफरत भी करते थे कि हाँ जी, मतलब वो उनको पसंद नहीं था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स उठा उठा के उनको करेबिया में ला रहे थे, तो उनको ये पसंद भी नहीं था। ठीक है, एक्स स्लेव्स को। तो वो क्या करते थे, वो बोलते, उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि वो स्किलफुल भी थे तो इंडियंस स्किलफुल नहीं थे, तो उन्होंने क्या, जो स्किलफुल थे वो अमेरिका भाग जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आके, मतलब उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हम रेट्स बढ़ा देंगे, मतलब जो एक्स स्लेव्स हैं उन्होंने बोला अगर हम रेट बढ़ा देंगे तो मतलब हमारी कमाई होगी, हमारा स्टेटस अच्छा हो जाएगा। बट मर्चेंट्स तो मर्चेंट्स ही होते हैं ना, जो ट्रेबर। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चीप लेबर्स पे। तो उनको स्लेव्स तो वो बना के रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने इंडियंस को जो चीप लेबर पे लाते थे उनको एंडेंट्योर्ड लेबर का नाम उन्होंने दे दिया। हैप्पी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का फेज़ आया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ में क्या हुआ कि जो मेन इसका क्या काम था पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ का, वो ये था कि जब सारी हुकूमत जो है वो आ गई ब्लैक और ब्राउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तब वाइट्स जो थे वो हट गए और सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आ गई ब्लैक और ब्राउन में। अब देखो इंडियंस का कलर जो है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि वो अफ्रीकन्स के साथ, उनको डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को मोस्टली रिलेट किया जाता है अफ्रीकन्स के साथ। तो लेकिन इसमें जो था, अमेरिका स्टार्टिंग से बहुत चालाक रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बहुत, मतलब करेबियन रीजन में एक बहुत मेजर रोल उसने यूज़ किया। उसमें क्या किया कि जो उस टाइम पे ऑयल ब्लूम बहुत चल रहा था और नेचुरल गैस बहुत चल रही थी, है ना। ये दो प्रोजेक्ट्स बहुत हॉट टॉपिक थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि इसका लालच देने शुरू हो गया। तो इंडियंस का क्या है, आप मतलब इंडियंस का, उनको मतलब इतना ज़्यादा उनकी बुरी हालत थी तो उनको कमाना तो था ही। तो वो क्या, यूएसए वाले जो थे वो काम, मतलब उनको उधर ले जाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि ब्लैक एंड ब्राउन को ये भी उनको फील होने लगा कि हाँ भाई, अब हमारे पास तो इतने काम करने लायक लोग हैं नहीं, तो हम कैसे इकोनॉमी सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से उस चीज़ को लिबरलाइज किया। और उस वक्त फिर उन्होंने क्या किया कि क्योंकि एजुकेशन क्लास, जो ब्लैक एंड ब्राउन एजुकेशन क्लास थी, एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके अंडर थी। तो उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इकोनॉमी को सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने जो उनकी इनहैबिटेशन थी उसकी प्लांटेशन की, वो शिफ्ट हो गई कहाँ कहाँ की तरफ, इंडस्ट्रीज़ एंड मॉडर्नाइजेशन की तरफ। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाना शुरू हो गई ताकि वो कहीं ना कहीं इनको होल्ड कर सकें। ठीक है, तो ये इनकी जो अगर प्रेजेंस, अगर तुम देखा जाए तो इंडियंस की प्रेजेंस अगर हमें लगी है तो वो कहाँ कहाँ पे है, सूरीनाम में, त्रिनिदाद त्रिनिदाद भी एक आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद जमैका में, ठीक है, ग्वाडेलोप में, और मार्टिनी क्यू, और फिर ग्रेनाडा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे इंडियंस का एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले हुआ है। उसके बाद तुम्हारा आता है इंडियंस का, कि इंडियंस अराइवल कैसा हुआ। देखो सिंपल सी बात है, इंडियन की एंट्री हुई जब
स्लेवरी की एबॉलिशन हुई, ठीक है, स्लेवरी की एबॉलिशन हुई। और इंडियंस कौन से इंडियंस थे जो मतलब अपने रेसेस, और उस टाइम पे क्या था, वो देश गुलाम था, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद इनको उधर इंडियंस को चाहिए था काम, ठीक है। और वो जो यूरोपियंस थे या अमेरिकन्स थे उनको चाहिए थी चीप लेबर, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स ने, ठीक है। तो इंडियंस की वहाँ पे वैसी वैसी एंट्री हुई। अब तुम लोग आगे खुद भी बता सकते हो कि मैंने भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि जैसे ऑयल ब्लूम में है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, तो उस तरीके से मैंने एक क्रक्स दे दिया कि कैसे उसकी एंट्री हुई, जो मेन रीज़न था वो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। उसके बाद अगर कॉमन फीचर्स ऑफ इमिग्रेशन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इमिग्रेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा देखी गई 72 ईयर्स के लिए 1845 से लेकर 1917 तक। इस समय में बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन का इनफ्लो हुआ करेबिया में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के पीपल जो थे वहाँ पे आने लगे। जो मोस्टली दो पीपल्स हमने देखेंगे वो देखेंगे हमने साउथ इंडियन और जो इंडो गैंगटिन जेंटिक बेल्ट थी, ठीक है, जो गंगा के अराउंड, ओके। एंड उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो रूरल एरिया से थे और लो कास्ट से थे। मोस्टली जो पॉपुलेशन हमने देखी वो 15% जो थी वो मुस्लिम्स की थी, और जो सेक्स रेशियो था वो काफ़ी इम्बैलेंस था। जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि लोगों ने क्या किया कि अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वो खुद जो मेल्स थे वो चले गए बाहर, ठीक है। एंड उसके बाद हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो यंग थे, ठीक है, मतलब 30 ईयर्स के कम ही लगा लो तुम लोग। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेन जो देखो, बेशक वो इलिटरेट थे इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उनके स्किल्स नहीं थे उनके पास, लेकिन वो सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और रिलीजियस बैकग्राउंड को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट थे हमारे इंडियंस, तो जो कि आगे जाके उनको हेल्प भी करती है अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए, ओके। तो उसके बाद इसमें ये सब था। फिर उसके बाद आगे जाके क्या हुआ कि वुमेन की रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो गई, ठीक है, वुमेन की रिक्रूटमेंट हो लगी। और उस टाइम पे वुमेन को ऐसा फील हुआ कि हाँ, जो मैं काम कर रही हूँ उसकी भी कोई कीमत है, ठीक है। उनको भी वेजेस जो थी वो हाथ में बेशक कम ही मिलती थी, लेकिन वो मिलती थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने तुम्हें जैसे बताया है कि वो लोग पसंद नहीं करते थे, है ना, अफ्रीकन्स वगैरह, वो सॉरी करेबियंस और जो भी ब्लैक्स एंड वो उनको पसंद नहीं करते थे। तो हुआ क्या था कि इंडियंस को क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एस्टेट पे उनको काम करने के लिए भेज दिया गया। और वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब तुम कोई नई जगह पे जाते हो और तुम वीक हो और तुम्हें पता है कि सामने वाला एक्सप्लॉइट करेगा, तो तुम क्या होगा, एक सेंस ऑफ आइसोलेशन तुम भी लेकर चलोगे और वो भी लेकर चलेंगे कि इनको आइसोलेट ही रखा जाए कि पता नहीं कब ये क्या करते हैं, है ना। तो वही एक सिचुएशन रही थी उनके लिए। और उसके बाद जो सुपरवाइजर्स थे वो उनके साथ बहुत हार्शली काम करते थे। जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे हो रही थी वो ही वहाँ पे हो रही थी, लेकिन वो कम रेट पे हो रही थी। लेकिन एक चीज़ था कि अगर तुम थोड़ा सा भी काम अगर लेट कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उन्होंने पनिशमेंट जो थी वो पहले ही उन्होंने रेडी कर रखी होती थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो फॉर्मर स्लेव्स थे, वो मैंने पहले बता दिया कि फॉर्मर स्लेव्स थे, उनको पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अपनी रेट्स बढ़ा दिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो हमारे पास आएंगे क्योंकि हम स्किल्ड हैं, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को जो था वो रखना शुरू कर दिया, जिससे मतलब इनको अच्छा नहीं लगा और ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम जो हैं इंडियंस को हम बाहर निकाल फेंकें, ओके। एंड इसी का ही बदला जो थे वो सुपरवाइजर्स लेते थे। एंड उसके बाद इंडियंस के पास अब इतना सब कुछ होने के बाद अब एक तो वो अपना देश छोड़ के आ गए इसी चक्कर में कि हाँ, हमें बाहर जो था अच्छा माहौल मिलेगा हमें। लेकिन ये सब चीज़ जब हुआ नहीं तो इंडियंस के पास कोई चॉइस ही नहीं बचा था, बस यही काम था कि वो दिन रात काम करे अच्छे से। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। और जैसे इंडियंस बहुत सारे हार्ड वर्किंग होते हैं, आज भी अगर इंडियंस को बाहर पीएचडी या रिसर्च या कोई भी चीज़ मिलती है, बाहर की जैसे इंग्लैंड हो गया या अमेरिका हो गया, वो प्रेफर करते हैं एशियंस को, क्योंकि ये माना जाता है कि एशियंस बहुत हार्ड वर्किंग होती है। तो यही बात उस टाइम पर भी थी।
और इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग लेबर थे, तो उनकी डिमांड जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे जाके मिक्स हो गए, ठीक है। वो फिर भी उनका जो सोशली और कल्चर था वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट था लोकल पॉपुलेशन से, लेकिन वो फिर भी एक डिज़ायर रखते थे कि कहीं ना एक दिन हम वापस जाएँगे। हैं, उसके बाद जो एक्सपीरियंस था इमिग्रेंट्स का वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि क्या ही एक्सपीरियंस होगा, इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो, है ना। एंड उसके बाद इमरजेंस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। इमरजेंस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी इसमें क्या था, इसमें ये था कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी वहाँ के लोगों को रहने के लिए। लेकिन ये चीज़ किन के पास थी, ये चीज़ थी अमेरिकन्स के पास या यूरोपियंस के पास। और उनके पास ये था, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, हम आपको स्किल्स सिखाएंगे, लेकिन और हम आपको एजुकेशन भी देंगे, लेकिन उसकी एक ही कीमत है कि आप जो है वो कन्वर्ज हो जाओ कहाँ पे, क्रिश्चियनिटी। उस टाइम पे ये दौर था कि हर कोई अपने धर्म में सबको कन्वर्ट करना चाहता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस टाइम पे उनको ये लोग वहाँ पे जाके काम करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए बहुत सारे हिंदू एंड मुस्लिम्स उस टाइम पे जो था क्रिश्चियनिटी में जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद क्योंकि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। एंड इसके बाद हम बात करेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन की। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि वो बेशक एजुकेशन में इलिटरेट होंगे, लेकिन वो सोशल और कल्चर रिलीजियस को लेकर वो बहुत ज़्यादा लिटरेट थे। और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने तक ही नहीं, उन्होंने वहाँ पे कैरेबियन में रहने वाले लोगों को ये तक बोला कि कैसे हमें लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स देके रामायण की, महाभारत की, ठीक है, कि जो भी आपको एक सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे कैरी आउट करना चाहिए, वो चीज़ इन्होंने बताई। उसके बाद पॉपुलेशन की अगर हमने बात की जाए तो देखो इंडियंस की पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन रखती थी, ओके। एंड उसके बाद अगर लैंड की बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो किसी ने उनको लैंड दी नहीं, ओके। स्टार्टिंग में उन्होंने किसी ने लैंड नहीं दी, लेकिन एक स्लोली पेस बनाते हुए, इकोनॉमिकल स्टेबल होते हुए एक टाइम आया जब उनको राइट्स मिल गए कि तुम लोग यहाँ पे एक अपनी लैंड खरीद सकते हो। और जब उनको लैंड ग्रांट हुई तो उन्होंने जहाँ पर वो रहे वहाँ पे वो सेटल हो गए और वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे इंडियन विलेजेस बनाना जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे। और जैसे ही विलेजेस बनना स्टार्ट हुए तो वहाँ पे ये काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था, एक त्रिनिदाद आइलैंड के लिए एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। छोटे छोटे जो थे रूरल एरियाज जो थे वो डेवलप होने शुरू हो गए। और ये डेवलपमेंट जो थी ना वो कहीं ना कहीं जो ब्लैक्स वहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि ब्लैक्स अगर उनको सही नहीं लगता था तो वो वहाँ से मूव आउट कर जाते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इंडियंस के लिए, ओके। तो वो क्या करते थे कि उनको बहुत ज़्यादा एक एक एडवांस मिल जाता था अपने आप को सोशली, कल्चरली और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ खुद को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम आप एक्स्ट्रा नहीं बताते हो, ठीक है, कि हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो थोड़ा सा तुम खुद भी मेरा काम है तुम्हें सिर्फ आइडिया देना और तुम्हें खुद सोचना है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी, ओके। एंड उसके बाद इवेंट्स इन इंडिया। इवेंट्स इन इंडिया में क्या हुआ कि उस टाइम पे जो सत्याग्रह एंड ऑल दैट चल रहा था, ठीक है, जो रेवोल्यूशन चल रही थी, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 उनको किसी ने बता दिया, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स तो थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे थे इंडियंस क्या नहीं, मैं वहाँ पे बता रही हूँ कि वहाँ पे जो भी उनको खत या रेडियो या कुछ भी चलता था, तो जो भी न्यूज़ थी तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती थी कि हाँ चलो ठीक है, हमारा देश जो है वो कुछ रिवोल्ट कर रहा है वहाँ के हालात सुधारने के लिए, तो हम लोग भी कुछ मतलब हमें भी कुछ मतलब एक एक वो मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, हमारे अगर घर बार ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा सह लेंगे और यहाँ पर भी कुछ अपने हक के लिए जो है वो लड़ सकते हैं। तो वो भी एक काफ़ी इमेंस रेजिस्टेंस रहा है उधर, ठीक है। इवेंट्स ऑफ इंडिया का कैरेबियन आइलैंड्स के लिए काफ़ी इमेंस रेजिस्टेंस रहा है ये इंडियन के जितने भी इवेंट्स हैं। उसके बाद अगर पॉलिटिकल एक्शन की बात की जाए तो त्रिनिदाद, देखो त्रिनिदाद आइलैंड का बहुत है, अगर आप पढ़ोगे ना ध्यान से तो त्रिनिदाद
आइलैंड में इंडियंस की बहुत एक्टिविटी रही है। एंड 1880 से लेकर 1914 के बीच में 18 मेजर स्ट्राइक्स हुई, किसके लिए? ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांटेशन एस्टेट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोगों का मेन कॉमन प्लेटफॉर्म क्या था कि प्लांटेशन के लिए उनको लाया जाता था। अगर तुम उसकी एक्सप्लॉयटेशन करोगे, ठीक है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो वो तो स्ट्राइक्स करेंगे। और सत्याग्रह और ये इवेंट्स जो इंडिया पे हो रही थी, रिवोल्ट्स जो उस टाइम पे हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा इन पे इम्पैक्ट रखती थी। तो ये कहीं ना कहीं इनको इन्फ्यूज़ करता था इस चीज़ के लिए कि एक सॉलिडेरिटी है ना, इंटीग्रेशन, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता है ना, यूनिटी में रहने के लिए। तो ये चीज़ भी जो थी एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्शन को इन्फ्यूज़ करती थी बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडियन फैमिली। तो इंडियन फैमिलीज़ मैंने पहले तुम लोगों को सब कुछ बता दिया, मैं इसमें क्या ही बताऊँ कि इंडियन फैमिलीज़ का यही था कि देखो कुछ लोग जो थे एक तो अपना घर बार छोड़ के आते थे, ठीक है, जो वापस नहीं जा पाते थे वो वहीं पे शादी करके वहीं पे सेटल हो जाते हैं। कोई क्या करते थे कि पूरी फैमिली को वहाँ पे ले जाते थे। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट साइकिल्स रहते थे वहाँ पे, एंड डिफरेंट रिचुअल्स एंड डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ जो थी वहाँ पे रहती थी। एंड उसके बाद आ जाते हैं फिल्म एंड म्यूज़िक। एंड फिल्म एंड म्यूज़िक में 1930s के बाद जो है इंडिया में फिल्म्स वगैरह का, फिल्म्स एंड म्यूज़िक का वहाँ पे चला। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी तो थोड़ा बहुत सीख के गए हुए थे क्लासिकल एंड ऑल, तो ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो था इनका वहीं पे रहता था। थोड़ी सोशल एक्टिविटी उस चीज़ की भी वो रहती थी, जो कि कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी को सेव करने में या बिल्डअप करने में हेल्प करती थी। उसके बाद आ जाते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो तो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियंस में, वो कहीं ना कहीं जो थे वो खुद को ये चीज़ सोचते थे, वो चोरी चोरी अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो रिलीजियस एक्टिविटीज़, ऑब्वियस सी बात है किसी को अपना धर्म छोड़ने का मन नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने जो थे त्योहार छोटे मोटे जो थे वो मना लेते थे, ठीक है। बाहर से वो शो करते थे कि हाँ वो कुछ क्रिश्चियन, ऐसे नहीं है कि वो क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो भी करते थे, बट कहीं ना कहीं अपनी जो एक एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो भी, मतलब जो पहले प्रीवियस रिलीजियस आइडियोलॉजी को भी वो फॉलो करते थे। एंड वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी अपनी जब भी कभी धर्म संकट आ जाए, है ना, लाइक है ना, तो वो चीज़ में उनको काफ़ी हेल्प करते थे, ठीक है। और जैसे और वो कहीं ना कहीं पूजा भी करते थे, पीपल, नीम और ये सब चीज़ों की उनकी एक्टिविटीज़ भी रहती थी। उसके बाद इंडियन क्यूजीन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। क्यूजीन, कोई भी इंडियन क्यूजीन आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में मिलेगी। आप मतलब वहाँ आज तुम देख लो, चाहे न्यूयॉर्क में एक डोसा मैन है, ठीक है, एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है इंडियन रेस्टोरेंट्स तुम्हें मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे। तो यही सब कुछ था मतलब इंडियंस इन कैरेबियन का, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करते जाओ, वरना नई वीडियोस मुश्किल ही है आना।